माँ जी, आप ये पानी पी लीजिए। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मॉनसून आने वाला है और बहुत भारी बाढ़ आएगी। ये जादुई बीज लो, इसे अपने आंगन में लगा देना। ये तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाएगा। रानो ने घर आकर वो बीज बो दिया। कालू कौवा पेड़ के ऊपर से ये सब देख रहा था। अरे रानो, खाने के लाले पड़े हैं और तुम बागवानी कर रही हो। ये बीज क्या सोने का पेड़ उगाएगा? हंसिए मत कालू भैया, ये बुजुर्ग का आशीर्वाद है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। वहाँ एक विशाल नारंगी रंग का कद्दू उगाया था। वो कद्दू सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। माँ देखो, ये कद्दू तो हमारे पुराने घर से भी बड़ा है और ये कितना चमक रहा है। बच्चों, यही हमारा नया घर बनेगा। आओ इसे अंदर से साफ करें। कालू कौवे को रानो का नया चमकदार घर देखकर बहुत जलन हुई। वो उड़कर पास के गांव में किसान के खेत में गया। वहां उसने एक बड़ा सा साधारण कद्दू देखा। मैं रानो से पीछे नहीं रह सकता। अगर वो कद्दू में रहेगी तो मैं भी कद्दू में रहूंगा। मेरा कद्दू उससे भी बड़ा होगा। कालू अपने साधारण कद्दू को अंदर से कुरेद कर घर बनाने लगा, लेकिन वो कद्दू अंदर से गीला और चिपचिपा था। उफ, इसमें से तो सब्जी जैसी कच्ची बदबू आ रही है। खैर कोई बात नहीं, बाहर से तो ये रानो के घर जैसा ही दिखता है। सब समझेंगे कि ये भी जादुई है। कुछ दिनों बाद आसमान काला हो गया। ऐसी बारिश शुरू हुई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा जंगल पानी पानी हो गया। बाहर तूफान था, लेकिन रानो के घर के अंदर सूखा और गर्म था। जादुई कद्दू की दीवारें अंदर से जुगनू की तरह रोशनी दे रही थी। बच्चे मजे से खेल रहे थे। माँ, बाहर बहुत अंधेरा है, लेकिन हमारा घर कितना सुंदर चमक रहा है। हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा। दूसरी तरफ कालू का हाल बुरा था। उसका साधारण कद्दू बारिश का पानी सोखकर सड़ने लगा था। उसमें फफूंद लग गई थी और बदबू के मारे कालू का दम घुट रहा था। हाँ, हे भगवान, ये घर तो गल रहा है। छत टपक रही है। मैंने रानो की नकल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। बारिश इतनी तेज हुई कि जंगल में बाढ़ आ गई। पानी का स्तर बढ़ने लगा, पेड़ डूबने लगे। लेकिन तभी एक अद्भुत दृश्य दिखा। रानो का जादुई कद्दू पानी में डूबा नहीं, बल्कि एक नाव की तरह तैरने लगा। बच्चों, डरो मत, परी माँ ने सच कहा था। ये घर हमें डूबने नहीं देगा। चारों तरफ सिर्फ पानी और अंधेरा था। कालू अपने डूबते हुए कद्दू की छत पर बैठा कांप रहा था। दूर उसे एक छोटी सी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वो रानो का तैरता हुआ घर था। उस रोशनी को देखकर कालू की आंखों में आंसू आ गए। वो देखो, रानो का घर, वो एक तारे की तरह चमक रहा है। और मेरा घर, ये तो कचरे का ढेर बन गया है। मैंने हमेशा रानो का बुरा चाहा, लेकिन आज वही रोशनी मेरा आखिरी सहारा लग रही है। कालू का सड़ा हुआ कद्दू पानी में तैर नहीं पाया। वो टूटकर बिखर गया। कालू ठंडे पानी में गिर गया और डूबने लगा। बचाओ, बचाओ, मेरा घर टूट गया। रानो बहन, मुझे बचा लो। कालू तैर नहीं पा रहा था। एक बड़ी लहर आई और कालू को पानी के अंदर खींच ले गई। कालू को लगा कि अब सब खत्म हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद यही मेरी सजा है। रानो, मुझे माफ कर देना। मैं एक बुरा पड़ोसी था। तभी उसे पानी के ऊपर एक परछाई दिखी। रानो अपनी जान जोखिम में डालकर तूफानी हवा में दरवाजा खोलकर खड़ी थी। कालू भैया, हार मत मानिए, ऊपर देखिए, मैं हूँ यहाँ। कालू भैया, जल्दी मेरा हाथ पकड़िए, हिम्मत मत हारिए, आ जाइए अंदर। रानो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भीगे हुए कालू को अंदर खींच लिया। कालू ठंड से कांप रहा था। रानो ने उसे एक सूखा कपड़ा दिया। कालू की आंखों में आंसू थे। वह रानो के चमकते हुए घर को देख रहा था। रानो बहन, मैंने आपकी नकल की, आपका मजाक उड़ाया। मेरा कद्दू सड़ गया क्योंकि मेरी नीयत खराब थी। आपका कद्दू तैर गया क्योंकि आपका दिल साफ था। कालू भैया,
नकल से घर बन सकता है पर सुरक्षा नहीं। अब आप हमारे साथ ही रहिए जब तक पानी नहीं उतर जाता। उस रात पार के पानी में एक जादुई कद्दू तैर रहा था जिसके अंदर दोस्ती की रोशनी जल रही थी। तूफान थोड़ा थम गया था लेकिन बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। घर के अंदर कालू एक कोने में सिर झुकाए बैठा था। उसे शर्म आ रही थी। रानो एक कटोरी में दाने लेकर आई। कालू भैया ये लीजिए, भूखे पेट नींद नहीं आएगी। रानो बहन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा घर, मेरा खाना, मेरा घमंड सब उस बाढ़ में बह गया। मैं तुम्हारे अन्न का हकदार नहीं हूँ। कालू भैया, जब तक हम साथ हैं हम गरीब नहीं हैं। ये घर मिट्टी या कद्दू से नहीं बना, ये अपनेपन से बना है। खाइए। कालू ने वह सूप पिया। उसे वह सूप दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना लगा क्योंकि उसमें रानो की माफ़ी और ममता मिली हुई थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा था। आसमान बिल्कुल साफ था और चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें गूंज रही थीं। रानो, उसके बच्चे और कालू कौवा कद्दू के घर से बाहर निकले। रानो बहन, आज की सुबह मुझे पिछले कल से बिल्कुल अलग लग रही है। कल तक मैं सिर्फ दूसरों की चीजें देखकर जलता था, लेकिन आज मुझे इस सूरज की रोशनी में एक नई उम्मीद दिख रही है। सही कहा कालू भैया। तूफान सिर्फ तबाही नहीं लाता, वह हमें हमारी कमजोरियों से वाकिफ कराने और पुराने करवाहटों को धो डालने के लिए भी आता है। रानो, मेरा घर तो बह गया, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत से एक नया घर बनाऊंगा। इस बार मैं किसी की नकल नहीं करूंगा, बल्कि अपनी सामर्थ और आपकी दी हुई इस नेक सलाह से अपना घोंसला तैयार करूंगा। तभी वहाँ वही परी प्रकट हुई। उसकी आभा सूरज से भी तेज चमक रही थी। रानो, तुमने न केवल अपने परिवार को बचाया बल्कि अपने दुश्मन को भी गले लगाया। यही वो असली जादू है जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना था। और कालू, तुमने अपनी गलती मान ली। ये तुम्हारे नए जीवन की पहली जीत है। परी ने अपना पंख हिलाया और देखते ही देखते वह विशाल कद्दू एक मजबूत पत्थर के छोटे से घर में बदल गया जो अब हमेशा के लिए वही रहने वाला था। अम्मा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे। अब हम सब मिलकर इस जंगल को और भी सुंदर बनाएंगे। माँ, देखो, अब हमारे पास कालू अंकल भी है। अब हम सब साथ खेलेंगे। कालू कौवा अब उड़कर दूर जाने के बजाय रानो के घर के पास ही एक पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करने लगा। अब जंगल में कोई किसी का दुश्मन नहीं था। उस जादुई कद्दू ने उन्हें सिर्फ बाढ़ से नहीं बचाया था, बल्कि उनके दिलों की दूरियों को भी मिटा दिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि साफ नीयत और मेहनत से बनाया गया घर तूफानों में भी अडिग रहता है, जबकि ईर्ष्या और नकल की नींव पर खड़ा महल पहली बारिश में ही ढह जाता। जंगल में रात का समय था और बहुत तेज आंधी चल रही थी। एक बड़े पेड़ के नीचे बेचारी रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को छुपाए बैठी थी। आंधी इतनी तेज थी कि उनका पुराना घोंसला टूटकर गिर चुका था। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हमारा घर अब कभी नहीं बनेगा? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। बस आज की रात किसी तरह गुजर जाए। सुबह होते ही मैं आप दोनों के लिए एक नया और मजबूत घर ढूंढूंगी। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। कहीं कोई जंगली बिल्ली हमें यहाँ देख ना ले। डरना नहीं गुड़िया, आपकी मम्मा जाग रही हैं। मैं सारी रात पहरा दूंगी। आप दोनों सो जाओ। किसी तरह वो भयानक रात गुजरी और सुबह हो गई। रानो अपने बच्चों को लेकर भोजन और नए घर की तलाश में जंगल के किनारे, जहां इंसान पिकनिक मनाने आते थे, वहां से गुजर रही थी। तभी उन्हें वहां एक खूंटे से बंधा हुआ हवा में झूलता एक बड़ा सा गैस का गुब्बारा दिखाई दिया। मम्मा, वो देखिए, वो लाल और पीले रंग की बड़ी सी चीज क्या है जो हवा में झूल रही है? अरे, ये तो गुब्बारा है। शायद इंसान इसे यहाँ भूल गए हैं। इसके नीचे तो एक सुंदर टोकरी भी लटकी है। मम्मा, क्या हम उसमें रह सकते हैं? बिल्ली वहाँ ऊपर कभी नहीं आ पाएगी। हाँ बेटा, ये जमीन से काफी ऊंचा है। चलो चलकर देखते हैं।
रानो और उसके बच्चे उड़कर उस गुब्बारे की टोकरी के अंदर बैठ जाते हैं। टोकरी के अंदर काफी जगह थी और वहाँ इंसानों का छोड़ा हुआ कुछ बिस्किट का चूरा भी पड़ा था, जिसे देखकर बच्चे खुश हो गए। बच्चों, ये जगह बहुत सुरक्षित है। ये टोकरी मजबूत भी है और हवा में होने के कारण यहाँ कोई जानवर भी नहीं आ सकता। मामा, ये घर तो बादलों के जैसा है, हिलता डुलता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप दोनों टोकरी से बाहर मत झांकना, हम यही रहेंगे। उधर दूर एक पेड़ की डाल पर बैठा कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रानो चिड़िया को उस गुब्बारे में घुसते हुए देख लेते हैं। रानो को सुरक्षित देखकर उन्हें जलन होने लगती है। कालू जी, वो देखिए, उस गरीब रानो की किस्मत तो देखो। उसे बना बनाया इतना सुंदर झूलता हुआ महल मिल गया। महल? वो भी उस भिखारी चिड़िया के लिए? नहीं गोरी, वो गुब्बारा मेरा होना चाहिए। उस ऊंचाई से मैं पूरे जंगल पर नजर रख सकूंगा। तो जाइए और छीन लीजिए उससे वो घर। वो अकेली चिड़िया आपका क्या बिगाड़ लेगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर उसे वहाँ से खदेड़ता हूँ। लालची कालू कौवा उड़कर गुब्बारे की टोकरी के किनारे पर आ बैठता है। अचानक कौवे को वहाँ देखकर रानो और उसके बच्चे डर जाते हैं। कालू भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? चुप रहो रानो, ये गुब्बारा अब मेरा है। अपने बच्चों को लेकर अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपनी चोंच मार मार कर इस गुब्बारे को फोड़ दूंगा। नहीं कालू अंकल, प्लीज हमें मत भगाइए। नीचे बिल्लियाँ हैं, वो हमें खा जाएंगी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये शाही घर अब कालू कौवे का है। निकलो यहाँ से। रानो को डराने के लिए कालू कौवा गुब्बारे की रस्सी पर जोर जोर से कूदने लगता है ताकि रानो डरकर भाग जाए, लेकिन रस्सी बहुत पुरानी थी। अचानक कालू के कूदने से वो कमजोर रस्सी टूट लगती है। कालू भैया रुक जाइए, रस्सी कमजोर है, टूट जाएगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे। रहम कीजिए कालू भैया, इन नन्हों बच्चों पर रहम कीजिए, हमारे आशियाने को मत तोड़िए। मैं नहीं रुकूंगा। अरे ये क्या हुआ? तभी खट की आवाज के साथ रस्सी टूट जाती है। रस्सी टूटते ही गुब्बारा तेजी से ऊपर आसमान की तरफ उठने लगता है। मम्मा, हम तो उड़ रहे हैं। देखते ही देखते गुब्बारा जंगल से बहुत ऊपर बादलों के बीच पहुंच गया। ऊपर हवा बहुत तेज थी। कालू कौवा जो अभी तक अकड़ दिखा रहा था, अब डर के मारे टोकरी के अंदर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मैं उड़ना नहीं जानता इतनी ऊंचाई पर, हवा बहुत तेज है। बच्चों, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और टोकरी के कोने में दुबक कर बैठ जाओ। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। गुब्बारा तूफान और बिजली के बीच फंस गया। मौत सामने देख कालू रोते हुए माफी मांगने लगा। कालू भैया, रोइए मत, मुसीबत में दुश्मनी भूलकर आप भी हमारे पास आ जाइए। गुब्बारा बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचा। रानो ने कालू और बच्चों को अपने पंखों में छुपाकर ठंड से बचाया। रानो की दया देख कालू का दिल बदल गया। तभी गुब्बारा चट्टान से टकराकर फट गया और वे सुरक्षित बर्फ पर उतर गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम जमीन पर आ गए। बच्चों और कालू भैया, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ मम्मा, लेकिन हम घर कैसे जाएंगे? ये जगह तो बहुत अनजान है। रानो बहन, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं रस्सी पर ना कूदता तो हम जंगल में सुरक्षित होते। शाम हो रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी रानो को पास ही एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। कालू भैया, पछतावा करने का समय नहीं है। वो सामने एक गुफा है, रात हमें वहाँ गुजारनी होगी। वे सब गुफा में चले जाते हैं। रानो अपनी चोंच में छुपा कर लाया हुआ बिस्किट का एक टुकड़ा निकालती है। मेरे पास ये थोड़ा सा खाना बचा है, हम चारों इसे मिल बांट कर खा लेते हैं। रानो बिस्किट का एक बड़ा हिस्सा कालू को देती है। ये देखकर कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बहन, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सताया है। खाइए भैया, भूखे पेट माफ़ी नहीं मांगी जाती। अगली सुबह मौसम साफ हो जाता है। कालू कौवा रानो के बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा लेता है, क्योंकि बच्चे थक चुके थे।
चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घर ले जाऊंगा। रानो बहन, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि बड़ा घर होने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा दिल होने से बड़ा होता है। चलिए भैया, गोरी भाभी परेशान हो रही होंगी। वे सब वापस अपने जंगल की ओर खुशी खुशी उड़ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, मुसीबत में जो साथ दे और दुश्मन को भी माफ कर दे, वही सच्चा और अच्छा इंसान होता है। रानो चिड़िया ने अपने अच्छे व्यवहार से बुरे कौवे को भी बदल दिया। कहानी की शुरुआत जंगल के उस हिस्से से होती है जहाँ सालों से कोई नहीं गया था। वहाँ घना कोहरा छाया हुआ था। सन्नाटे के बीच एक अजीब पेड़ खड़ा था। उस पर लटके बड़े बड़े सफ़ेद मोमोज से भाप निकल रही थी। एक छोटी अनजान चिड़िया रास्ता भटकते हुए वहाँ आ पहुँची। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वाह, ये क्या है? हाँ, इतनी अच्छी खुशबू, और ये फल तो बिल्कुल मोमोज जैसा दिख रहा है। भगवान ने मेरी सुन ली। चिड़िया धीरे धीरे पेड़ के करीब गई। पेड़ एकदम शांत था, जैसे सो रहा हो। आओ, मेरे पास आओ नन्हे मेहमान। भूख लगी है ना? ये लो गर्मा गर्म खाना। अरे, ये पेड़ तो मुझे बुला रहा है। जरूर ये कोई जादुई पेड़ है। मैं एक मोमोज खाकर देती हूँ। चिड़िया ने जैसे ही एक डाल पर बैठकर मोमोज पर चोंच मारी। अरे, ये क्या? मेरी चोंच चिपक गई। मेरे पैर नहीं उठ रहे। छोड़ो मुझे। बेवकूफ पक्षी, मोमोज खाने आई थी, अब तुम मेरा भोजन बनोगी। अचानक पेड़ की टहनियाँ सांपों की तरह लिपटी और उस चिड़िया को चारों तरफ से जकड़ लिया। पेड़ ने अपना मुंह खोला और उसे निगल गया। चिड़िया खाकर पेड़ ने अपनी टहनियाँ वापस सीधी कर ली और फिर से एक साधारण शांत पेड़ बन गया। ये तो बस नाश्ता था, अभी कोई बड़ा शिकार आना बाकी है। सुबह की हवा में वो नशीली खुशबू रानो के घर तक पहुंची। बच्चे खुशबू सूंघकर मचलने लगे। माँ, ये कैसी खुशबू है? ऐसा लग रहा है कहीं दावत चल रही है। हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं मेरी प्यारी बेटी, रुक जाओ। अपनी चोंच को इस खुशबू से फेर लो। ये महक सामान्य नहीं है। ध्यान से देखो, ये जंगल के उस घने और अभिशप्त कोने से आ रही है जहाँ सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुँची। प्रकृति का नियम है कि मीठे फलों के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर ये खुशबू तो खुद चलकर हमें बुला रही है। याद रखना बच्चों, बिना मेहनत के मिलने वाली अत्यधिक स्वादिष्ट चीज अक्सर एक जहरीला जाल होती है। हम अपनी मेहनत का ही दाना चुगेंगे, उस अंधेरे की ओर कदम भी नहीं रखेंगे। रानो चिड़िया अपनी चोंच में एक पत्तों से बनी बाल्टी दबाए नदी किनारे पानी भरने आई थी। तभी वहाँ कालू कौवा हवा में जोर जोर से नाक सिकोड़ते हुए उतरा। वो उस नशीली खुशबू से एकदम पागल हो रहा था। अरे रानो बहन, क्या आपने सूंघा? उफ, क्या लाजवाब खुशबू है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में किसी ने शाही दावत का इंतजाम किया है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हाँ कालू भैया, खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये खुशबू जंगल के उस अंधेरे कोने से आ रही है जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं जाती। मुझे ये किसी खतरे की घंटी लग रही है। अरे रानो, आप हमेशा डरी सहमी रहती हैं। खतरा नहीं, ये तो मोमोज की खुशबू है। पक्का भगवान ने हम जैसे भूखे पक्षियों के लिए कोई चमत्कार किया है। कालू भैया, मेरी बात मानिए। जंगल में बिना मेहनत के इतना स्वादिष्ट खाना मुफ्त में नहीं मिलता। ये कोई जाल भी हो सकता है। कृपया वहाँ मत जाइए। आप अपनी नसीहत अपने पास रखिए रानो बहन। आप यहाँ नदी का फीका पानी पीजिए। मैं तो चला भोजन खोजने। कालू कौवा भोजन की तलाश में उड़ रहा था। तभी उसकी नाक में वो खुशबू गई। उसका लालच जाग उठा। आहा, ये तो शाही मोमोज की खुशबू है। रानो तो डरपोक है। मैं तो आज पेट भर के खाऊंगा। कालू उस रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत सुंदर लग रहा था,
लेकिन जमीन पर अजीब सी शांति थी। वहाँ कुछ पुराने पंख और हड्डियाँ पड़ी थी जिन पर कालू ने ध्यान नहीं दिया। वाह, कितने बड़े मोमोज हैं और एकदम गर्मा गर्म। भगवान ने आज मेरी सुन ली। कालू एक डाल पर बैठ गया। उसके सामने एक बड़ा मोमोज लटक रहा था। जैसे ही उसने मोमोज खाने के लिए चोंच मारी, एक अजीब घटना हुई। कालू की चोंच मोमोज से चिपक गई। वह मोमोज आटा नहीं बल्कि एक बहुत ही मजबूत गोंद था। मेरी चोंच नहीं खुल रही। तभी पेड़ अचानक जिंदा हो गया। उसकी टहनियाँ सांप की तरह हिलने लगीं और कालू के पैरों को लपेटने लगीं। यह एक मांसाहारी पेड़ था जो पक्षियों को फंसाता था। एक और मूर्ख पक्षी। लालच ही मेरा भोजन है। अब तुम मेरे नाश्ते बनोगे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। रानो, जिसे अपनी छठी इंद्री पर शक था, वह चुपके से कालू का पीछा करते हुए वहां आई थी। उसने झाड़ी के पीछे से यह भयानक दृश्य देखा। कालू पेड़ की पकड़ में जकड़ता जा रहा था। हे भगवान, यह तो राक्षस है। कालू भैया बुरी तरह फंस गए हैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह पेड़ उन्हें खा जाएगा। लेकिन मैं इस राक्षस से कैसे लड़ूं? रानो की नज़र पास ही उगे एक जंगली लाल मिर्च के पौधे पर पड़ी। उसे एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से ढेर सारी लाल मिर्च अपनी चोंच में भर ली। राक्षस को भूख लगी है ना? अब मैं इसे ऐसा खाना खिलाऊंगी जो यह जिंदगी भर याद रखेगा। पेड़ ने अपना बड़ा सा मुंह खोला जहाँ से वह कालू को निगलने की तैयारी कर रहा था। रानो फुर्ती से उड़कर वहाँ पहुँची। ए दुष्ट राक्षस, अपनी आँखें और मुंह खोल। मैं तेरे लिए असल दावत लाई हूँ। कालू भैया, घबराइए मत। अपनी आँखें कसकर बंद कर लीजिए और जैसे ही पकड़ ढीली हो, अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाइएगा। लो राक्षस, ये रही तुम्हारी शाही मिर्च। रानो ने अपनी चोंच में भरी सारी लाल मिर्च का पाउडर और बीज पेड़ के खुले हुए मुंह और उसकी आंखों में डाल दिया। मिर्च लगते ही पेड़ तड़प उठा। उसे जोर जोर से छींकें आने लगी और जलन होने लगी। आह, जलन। ये क्या है? आग। मेरे मुंह में आग लग गई। आह छी, आह छी। दर्द के मारे पेड़ की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी टहनियाँ झटकने लगीं। जैसे ही पकड़ ढीली हुई, कालू नीचे गिर गया। उसकी चोट से वह चिपचिपा मोमोज छूट गया। रानो ने तुरंत कालू का पंख पकड़ा। कालू भैया, जल्दी उड़िए, इससे पहले कि वह संभले हमें भागना होगा। कालू और रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से दूर उड़ गए। पीछे पेड़ अपनी डालियाँ पटक रहा था। बहुत दूर आकर दोनों एक पत्थर पर गिरे। कालू बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। रानो बहन, आज तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं लालच में अंधा हो गया था। अगर तुम नहीं होती तो मेरे बच्चे आज अनाथ हो जाते। शांत हो जाइए कालू भैया, अब खतरा टल गया है। आज कुदरत ने आपको दूसरा जीवन दिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि जान बची तो लाखों पाए। जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता, और जो महकता है वो हमेशा भोजन नहीं होता। लालच एक ऐसा पर्दा है जो हमारी आंखों के सामने की खाई को भी छिपा देता है। आज के बाद कभी भी किसी ऐसी चीज पर भरोसा मत करना जिसके लिए आपने पसीना ना बहाया हो। चलिए अब घर चले, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। कालू ने उस दिन कसम खाई कि वह कभी किसी अनजान चीज के